हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से अपने इसको क्वेश्चन बना के सारा क्वेश्चन मतलब चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया है। आपने भी मेरे साथ के साथ नोट्स बना लिए होंगे और रिवीजन आप कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका टेस्ट भी लेंगे और उसके बाद में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में 100 बनो, हर चैप्टर में कितने भी बनेंगे, चाहे 100 बनो चाहे 50 बनो, कितने बनो 60 70 सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो आज मैंने 2 या 3 4 जितने भी क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड इज पावर शेयरिंग, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब कि सत्ता की साझेदारी क्या है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि अपने सत्ता की साझेदारी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इस चैप्टर का हेडिंग ही, इस चैप्टर की हेडिंग ही सत्ता की साझेदारी है ना, पावर शेयरिंग है, लेकिन ये है क्या, ये बात तो पूछ रहा है कि ये क्या है। और इसमें जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा कि ज़रूरी क्या है, मतलब कि वाई इज़ पावर शेयरिंग नेसेसरी, या फिर वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, मतलब कि क्या इसकी ज़रूरत, क्या आवश्यकता क्या है सत्ता की साझेदारी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। आंसर लिखने का तरीका मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना। क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी चीज़ क्या है, तो देखो सत्ता की साझेदारी एक नीति है, एक पॉलिसी है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्या है, एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। पावर शेयरिंग इज ए पॉलिसी अंडर विच ए परमानेंट शेयर ऑफ पावर is provided to all the major groups of society in the governance of the country। यानी कि ये एक ऐसी पावर शेयरिंग एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति है जिसके अंदर क्या होता है कि देश के जो शासन करता है, जैसे हमारी सरकार है, ध्यान से सुनना है ना, जैसे हमारी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करता हूँ मैं केंद्र सरकार, यानी कि अभी सेंटर के अंदर मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट है वो। फिर स्टेट के अंदर आ जाएंगे अपन, राज्यों के अंदर अपन आ जाएंगे, तो सब अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सरकारें होती हैं, कहीं कांग्रेस है तो कहीं बीजेपी तो कहीं आम आदमी पार्टी, वो अलग अलग तरीके की पार्टियाँ सब में हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, कुछ जो काम होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और कुछ जैसे रेलवे वगैरह हो गए, रेलवे वगैरह डिपार्टमेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो आर्मी की जितने भी तनख्वाह सैलरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो स्टेट की पुलिस वगैरह होती है, जो स्टेट के और कोई छोटे मोटे जैसे कि राजस्थान पुलिस है, यूपी पुलिस है, ये सब अपनी अपनी पुलिस है तो ये अपना खुद उनको पैसा देंगे, तो सबको अलग अलग है। ऐसे ही ये पावर शेयरिंग है, जैसे कि एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, ठीक है, फिर उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर, इनके मंत्री होते हैं छोटे, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अलग अलग मंत्रियों को छोटा छोटा पावर शेयर किया जाता है ताकि काम बहुत अच्छे ढंग से हो। लेकिन अगर सब कुछ मुख्यमंत्री बैठ जाए पूरी की पूरी शक्तियां लेके, तो फिर नीचे जो एमएलए वगैरह होंगे वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी भी है। दूसरी बात, जितने भी मंत्री वगैरह बनाए जाते हैं वो हर जाति धर्म से लिए जाते हैं, चाहे वो ST SC OBC जनरल, सब कैटेगरी के लोग आने चाहिए, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक हो, सभी के मंत्री बराबर एक रेशियो मानना चाहिए ताकि कोई भी उनकी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जातीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित जो समाज में झगड़े हो जाते हैं उनको सुलझाने का ये सबसे सामर्थ्यवान। जब अपन हर जाति धर्म से या हर संस्कृति कल्चर वाले लोग ले लेंगे तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। तो ये सबसे बेस्ट सामर्थ्यवान हथियार हैं, ठीक है, यानी कि पावरफुल वेपन है। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट की कि इट इज़ अ पावरफुल वेपन टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स इन अ सोसाइटी डिवाइडेड ड्यू टू एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, यानी कि जो भी जातीय और जो सांस्कृतिक अंतर है हमारे देश के अंदर, हमारे राज्यों के अंदर, वो लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। इससे सबसे बेस्ट है ये। इन दिस देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव system of political planning in which the major elements of the society are given proper place and respect in the governance, ठीक है, यानी कि इसमें राजनीतिक आयोजन की व्यापक रूप से व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रमुख तत्वों को शासन में उचित स्थान और सम्मान दिया जाता है। वो मैंने आपको बता दिया, हर कैटेगरी से मंत्री बनाए जाते हैं, हर जाति धर्म के लोगों को लिया जाता है। तो है ना बेस्ट, समझ में आ गई पावर शेयरिंग क्या है। मतलब हर किसी लोगों को जो जिस भी धर्म जाति का है सबको बराबर रेशियो के अंदर प्रतिनिधित्व देना, उनको सम्मान देना, ये सब बात रिप्रेजेंटेटिव उनके लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो चलो अपन को इसका डिफरेंस समझ में आ गया कि लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं, शांति बनी रहती है, अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक है। अब कि जरूरी क्या है, उससे मिला जुला ही आंसर वैसे, लेकिन इसको थोड़ा मैंने पॉइंट बना के विथ इस एग्जाम्पल के, इस चैप्टर के एग्जाम्पल ये जो इस चैप्टर के अंदर जो प्रॉब्लम थी, तो इसके अंदर देखो कि सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से वांछनीय है। वांछनीय बोल दो, डिजायरेबल बोल दो, या फिर आवश्यक बोल दो, नेसेसरी बोल दो, बात एक ही, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लेना, यहाँ पर आपकी डिजायरेबल नाम भी आ सकता है, ठीक है, डिजायरेबल, तो एक ही बात है, डिजायरेबल बोलो चाहे नेसेसरी बोलो, तो एग्जाम में दोनों वर्ड एक ही है।
आंसर ये होगा कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है टकराव को रोकने के लिए, हेडिंग से ही आंसर लिख दोगे आप, टू प्रिवेंट कोलिजन, है ना, यानी कि किसी भी जाति, धर्म या फिर कल्चर के लोगों के बीच में टकराव होगा ही नहीं जब उनको बराबर आप पावर शेयर कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये सामूहिक समूह के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है, कौन, सत्ता की साझेदारी। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या हो जाएगा, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा यानी कि बराबर का हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स बिकॉज सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो सामाजिक जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो आगे बढ़ के क्या हो सकते हैं, बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले सकते हैं, बड़ी हिंसा का रूप ले सकते हैं। तो बिकॉज सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन स्केल्स इनटू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हो सकता है खूब सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ सरकारें गिर जाती है। सरकारें गिर जाती का मतलब अगर आप बराबर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, बराबर रिप्रेजेंटेटिव उनके खड़े नहीं होने देंगे या उनको टिकट नहीं देंगे, तो वो खूब सारे लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, और खूब सारे लोग उसमें क्या होता है कि फिर पार्टी डगमगा जाती है और काफ़ी सारी दिक्कतें आता है, जहाँ पर सरकारें भी मतलब कि वापस छोड़ देती है, सरकारें भी नहीं रह पाती और नया इलेक्शन होता है, फिर काफ़ी ऐसे देश में हुआ है। इसलिए देयरफॉर शेयरिंग ऑफ पावर इज़ गुड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि पावर शेयरिंग सबसे बेस्ट है स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा राजनीति है उसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थायित्व के लिए सबसे अच्छा है, एक बात तो ये। दूसरा, लोकतंत्र की आत्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये अलग से भी आ सकता है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि जो पावर शेयरिंग है वो सोल ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है, मतलब कि जो वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो पावर शेयरिंग, मतलब जो सत्ता का अपन बात कर रहे हैं इसकी साझेदारी की, इसकी आत्मा कैसे है, क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो वो वहाँ पर भी यही आंसर आपको लिखना है, दोनों जगह काम आ जाएगा। ये है, अगर बड़ा है तब, छोटा है तो भी ये आंसर है कि सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है पावर शेयरिंग इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे कि हमारे यहाँ पर जनता खुद लोगों को चुनती है, तो इसका मतलब पावर शेयरिंग इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग वोट देते हैं कब, कि भाई हमारे लोगों को भी वहाँ मंत्री बनाया जाएगा जो हमारी बातें सुनेगा, हर कल्चर, जाति, धर्म के लोग, इसीलिए वोट देते हैं। इसलिए मेन सत्ता की साझेदारी ना प्रजातंत्र का आधार है, ये इसके विकास के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति किसके पास है बताओ, जनता के हाथों में, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जनता ही तय करेगी किसकी गवर्नमेंट बननी है, कौन नेता जीतना है, जनता के हाथों में है, ठीक है। यानी कि दीज आर नेसेसरी फॉर इट्स डेवलपमेंट। In modern democracy, the power is vested in the hands of the people, ठीक है, जनता के हाथों में है। It is used by the people elected representatives, जनता खुद ही अपना प्रतिनिधि जो भी होता है उनको चुनती है। जैसे कि एमएलए होते हैं हमारे, जैसे कि राजस्थान की बात करूँ मैं, 200 एमएलए हैं, तो एमएलए मिलकर फिर आगे मुख्यमंत्री का इलेक्शन करते हैं, वो मतलब चुनाव करते हैं, उन्हीं एमएलए में से मुख्यमंत्री बनता है। तो ध्यान रखना, एमएलए बनेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, तो वो सब इस तरीके से चुनते हैं अपन, ठीक है, वो आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसका प्रयोग जनता निर्वाचित का मतलब जिनको वोट करके जिताती है द्वारा करती है। इस प्रकार समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया अपना इन दिस वे ऑल द ग्रुप्स रिमेन कनेक्टेड टू इन गवर्नेंस थ्रू शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, सब आपस में कनेक्टिविटी रहती है, लोग वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो जीत के आगे सरकार चलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया दोनों। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दोनों अपन वो ही लेंगे जो अपने इस चैप्टर में है, ठीक है। देखते हैं उदाहरण। इसने कहा ना कि क्यों ज़रूरी है, इस क्यों का आंसर है ये। पहली बात तो ये कि 2 बातें अपने बता दी, फिर अपने एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि देख लो, अपने सोल्यूशन भी है। देखते हैं कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा शक्तिशाली थे। अपने पढ़ा था कि बेल्जियम के अंदर जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, फ्रेंच भाषी, लेकिन वो पैसे वाले थे, ज़्यादा पावरफुल थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। सत्ता उन्हीं के पास थी क्योंकि वो पैसे वाले थे, जबकि संख्या में कम थे, नंबर में कम थे, लेकिन पैसे वाले थे, इसलिए सरकार उनकी थी। अब हुआ क्या, दूसरी तरफ यहाँ सत्ता की साझेदारी, जो बहुसंख्यक थे, जो मेजोरिटी में थे, वो डच भाषी थे, लेकिन उनके द्वारा नहीं होती थी क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने पैसे वाले नहीं थे। जबकि माइनॉरिटी के अंदर होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी फ्रेंच भाषी सरकार चला रहे थे। गलत है ना सिस्टम? बिल्कुल गलत है, जो कि प्रजातांत्रिक बात थी।
फलस्वरूप क्या हुआ, समाज में संघर्ष उत्पन्न हो गया, समाज में लोग आपस में लड़ने लगे, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, ठीक है, वो अपन ने पढ़ा था। तो इसलिए अगर वहाँ पर पावर शेयरिंग होती, नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग मंत्री बनाए जाते, वो आगे सोल्यूशन अपने पढ़ा भी था कि बाद में सोल्यूशन वही निकला कि उनको बराबर उनको रेशो में मंत्री बनाने पड़े। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम वर रिचर एंड मोर पावरफुल, ही हैड द पावर, here power was not shared by the majority Dutch speaking community। हुआ क्या, which was after जो कि अनडेमोक्रेटिक था, हुआ क्या, एज ए रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट अरोज इन द सोसाइटी, समाज के अंदर संघर्ष पैदा हो गया। एक तो ये, अगर यहाँ पर सत्ता का साझेदारी सही बैलेंस होती, पावर शेयरिंग सही होती, तो ऐसा क्यों होता। दूसरा एग्जाम्पल, श्रीलंका की बात करिए अपन ने, श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंहलियों के पास में थी। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है कि सिंहली जो लोग थे वो ज़्यादा मेजोरिटी में थे और सरकार भी उन्हीं की थी। अब गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हुई, तो जो माइनॉरिटी में थे लोग, है ना, तमिल लैंग्वेज वाले, वो तमिल की कुछ चलती नहीं थी। यहाँ पर भी सेम संघर्ष हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि पास थी, जबकि अल्पसंख्यक तमिल इससे वंचित थे। फलस्वरूप हुआ क्या, तमिलों ने सिंहलियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया, और हुआ क्या, ये संघर्ष श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध का कारण बन गया। द पावर इज श्रीलंकन वॉज विद द मेजोरिटी सिंहला, ठीक है, सिंहलियों के पास में थी, वेर एज माइनॉरिटी तमिल्स वर, ध्यान रखना, डिप्राइव्ड है, ठीक है, DEPRIVED of it। As a result, the Tamils started a struggle against the Sinhala, या फिर Sinhalese। This conflict became the cause of civil war in Sri Lanka। दस, इसलिए ध्यान रखना, श्रीलंका के वो आगे जाके सिविल वॉर बन गया, गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इसलिए अतः द पावर शेयरिंग इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए जो सत्ता की साझेदारी है वो हमारे समाज के कल्याण के लिए और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वांछनीय है। इस प्रकार समाज के विकास और कल्याण के लिए सत्ता की साझेदारी वांछनीय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना है। ऐसा कैसा, दोनों एग्जाम्पल, दोनों पॉइंट आपको लिख के आना है, सीधी थ्योरी मत लिखना, पॉइंट बना के लिखना। अभी एक दो क्वेश्चन और है बहुत टॉप लेवल के, फिर जाके अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर और है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ एज इट इज ऐसे कैसे एग्जाम में मिलने वाले हैं आपको, नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाने वाला। फिर मैं जो टॉप 50 या टॉप 100 वो छोटे छोटे लाइन वाइज एक एक क्वेश्चन और करा दूँ ऑब्जेक्टिव, फिर तो कुछ भी बाहर जाने का चांस ही नहीं है। इसलिए मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार में साझेदारी के जो रूप बताए हैं, हालांकि आपके इसके अंदर 4 रूप बताए, 4 रूप में लिख दिए हैं, उन रूपों का, उन चारों फॉर्म्स का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब अभी की जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके अंदर हमारे कितने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के रूप हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है, सत्ता के जो साझेदारी के कितने कितने तरीके हैं, वो हमें लिखना है। दूसरी खास बात ये कि मैंने इसमें डायग्राम भी बनाए हैं, जैसे कि एक डायग्राम तो ये बनाया, ऐसे कैसे आपको छोटा सा डायग्राम बनाना सीख जाओ अभी से। ये एक नोट्स लिखने का बहुत ही शानदार तरीका है, और ये जो नोट्स ऐसे लिखोगे आप तो बहुत फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब एग्जामिनर के ये चीज़ें इजीली समझ में आती है। भाई आंसर ऐसा लिखो कि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर है वो इजीली चेक कर सकें, बस ये सबसे मेन बात होती है, ठीक है। तो देखो इसमें अपन आंसर लिखेंगे कि अब देखो ये मैं छोटी सी हेडिंग लिखी है, हालांकि आपको पूरा लिख सकते हो कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार में साझेदारी के रूप निम्नलिखित हैं। ये लाइन तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखी है, अपन इतना स्पेस नहीं है अपने पास, तो आप ही समझ जाना कि फॉलोइंग आर द फॉर्म्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो। पहला कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन छोटा आ जाए, सिर्फ नाम पूछे, मतलब 1 मार्क्स में आ जाए, तो सिर्फ हेडिंग लिखनी है, ठीक है। सिर्फ नाम पूछे कितने फॉर्म्स हैं, तो सिर्फ आप नाम लिखना सीधा 4 कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के मध्य सत्ता की साझेदारी, ठीक है। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, और फर्स्ट तो पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो है हेडिंग, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स में तब ये पूरा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये भी कहा था ना
कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और, तो एक तो ये जो मैंने बता दिया हेडिंग वाला, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी बताता हूँ, अभी थोड़ा पढ़ने के बाद बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। पहला कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, ये जो हेडिंग है इसका क्या मतलब है? अलग से भी पूछ सकता है, इस एक हेडिंग का क्वेश्चन पूछ ले, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, चारों हेडिंग से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हर तरह से अपन को तैयार रहना है कि लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, इसको अपन व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको पता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हमारी सरकार के, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका या फिर विधायिका जो कानून बनाती है, देख रेख करती हो, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है। ये जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, इन दोनों के ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये जो होते हैं वो जुडिशरी के अंदर आते हैं, ठीक है। कोर्ट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के हेड है, मैंने आपको ये बातें बता रखी है। लेजिस्लेचर संसद जो हमारा पार्लियामेंट टाइप, वो लेजिस्लेचर मतलब व्यवस्थापिका, कानून बनाने का कामकाज इसमें होता है। ये हमारी सरकार के बेसिकली 3 वेरी इंपॉर्टेंट अंग है, ऑर्गन है, ठीक है। चलो, तो ये बात पढ़ ली अपन ने। इनके मध्य क्या होता है कि सत्ता का बंटवारा रहता है। कैसे? कि ये व्यवस्था करेंगे, न्याय बनाएंगे, न्याय करेंगे, सॉरी वो कानून बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे, काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव मतलब काम करेंगे, जुडिशरी मतलब न्याय करेंगे। अगर ये दोनों आपस में अनबन हो गई या फिर ये दोनों कोई गलत नीतियाँ, कोई गलत कानून बना रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, तो जुडिशरी उस पर कंट्रोल करेगी और उनको कह देगी कि ये पॉलिसी या फिर ये रूल या ये नियम कायदे गलत हैं या सही है। वो ऑथेंटिक चीज़ को कौन प्रूव करेगा? जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। और वो उनका जुडिशरी का या न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट, इनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, उनको हर किसी को मानना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में बंटवारा रहता है, ठीक है। यानी कि इन ए डेमोक्रेसी देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये इनके बीच में रहता है। अगला, इन सभी के पास शक्ति है, बिल्कुल सही बात है, तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, बहुत बिल्कुल सही है। ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये दोनों के ऊपर आपस में नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। यानी कि दे ऑल हैव पावर एंड दे कंट्रोल ईच अदर, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अभी नीचे पढ़ेंगे अपन, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज वितरण और ये होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। एग्जाम में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ भी है कि हॉरिजॉन्टल यानी कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहीं से अपन आधा आंसर तो यहीं से काम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आधा आंसर तो इसी काम लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, और 2-3 पॉइंट और लिखवा दूंगा, तो अलग से क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सको, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस प्रकार के बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का अनलिमिटेड, असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, निगरानी रखते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी ज़बरदस्ती या एक्स्ट्रा पावर का यूज़ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर ध्यान रखते हैं, एक दूसरे पर गलती करते पकड़ लेगा, ठीक है। यानी कि सच ए डिवीजन इंश्योर दैट नो ऑर्गन कैन मेक अनलिमिटेड यूज ऑफ पावर, ईच पार्ट कंट्रोल्स ईच अदर, ठीक है। और फिर डायग्राम बना देना, ये हमारी भारत सरकार, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट हो गई। तो भारत सरकार विधायिका बोल दो, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारे सरकार के, इससे डायग्राम बना दो, शानदार आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, बिल्कुल सही है। यानी कि सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, वो मैंने आपको हर बार बताता रहता हूँ। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है, उसके नीचे हर राज्यों की अलग अलग सरकारें, और राज्यों के अंदर भी नीचे, जैसे कि अगर अपन शहर की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो हमारे मेयर होते हैं, मेयर सबसे बड़ा पोस्ट होती है मेयर, उसके बाद में नीचे पार्षद होते हैं, फिर वार्ड के जो होते हैं ना पार्षद होते हैं, ठीक है, नगर निगम का इसे सिस्टम जानते हो आप। गाँव के अंदर क्या होता है, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान हो गया, ये सब है ना, ऊपर से ऊपर फिर एमएलए हो गया, एमपी हो गए, वो इस तरीके से बनते रहते हैं, ठीक है। वो लोकल बॉडीज बोलते हैं उनको, सरपंच वगैरह होता है ना, वो नीचे लेवल पर स्थानीय होता है। लेकिन यहाँ पर 2 हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल भी लेंगे, भी देखना। भारत के अंदर तो है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारे सरपंच का चुनाव होता है,
है ना। चुनाव, जिसमें भी चुनाव होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, वो संवैधानिक हो गया, ठीक है। लेकिन बेल्जियम के अंदर अपने इसमें एग्जाम्पल यह है क्योंकि दो तरह के लोकल बॉडी होती है, या तो इलेक्शन करवा के चुन लेते हैं सरपंच वगैरह को, या फिर खूब सारी, जैसे बेल्जियम जैसी कंट्री है ना, वहाँ पर संवैधानिक नहीं है वो, ठीक है, यानी कि वहाँ पर चुनाव नहीं होता, वो ऐसे ही चुन लेते हैं। अभी बता दूंगा, अभी आ रहा है वो आंसर, ध्यान से सुनना मेरे को, हर बात ध्यान से सुननी है कि इसके अंतर्गत सत्ता का विभाजन केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य तथा इससे आगे स्थानीय निकाय, मतलब लोकल बॉडी जो होती है नीचे गाँव में या फिर शहरों में जो पार्षद वगैरह होते हैं वो, ठीक है, बीच होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि उच्चतर से निम्नतर, ऊपर की पोस्ट से नीचे धीरे धीरे, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जैसे एक जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट में बताता हूँ सबसे बड़ा, जैसे मान लो कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के नीचे MLA, ठीक है, MLA के नीचे जैसे प्रधान हो गया, फिर पंचायत समिति सदस्य हो गए, फिर सरपंच हो गए, वार्ड पंच हो गए, इतना ही समझ लो आप। तो ये इस तरीके से नीचे से फिर वार्ड पंच हो गए, ये छोटे छोटे लेवल बनता रहता है, ठीक है। तो उच्चतर से निम्नतर, ठीक है, उच्चतर से निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। वो क्या था, एक दूसरे पे ध्यान रखना, कंट्रोल रखना, वो तो क्षैतिज, ये ऊपर से नीचे, जैसे अपन ग्राफ पढ़ते हैं ना, ग्राफ में भी ऐसा ही होता है, वही वाली चीज़ है, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, ऊपर से नीचे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि अंडर दिस द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वो कंटिन्यू पूरा कर लेना, यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो जाएगी स्पेलिंग। एंड बिहाइंड दैट बिटवीन द लोकल बॉडीज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लेवल्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये डायग्राम बना देना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज गवर्नमेंट का, ठीक है, ईजी है। नंबर 3, हाँ अब सुनो, अब वो जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं वो आएगा डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ध्यान रखना उसके अंदर एग्जाम में ऐसा चार्ट बनाना है, चार्ट मतलब ऐसी लाइन खींचनी है, इधर तो लिखना है आपको हॉरिजॉन्टल, इधर लिखना है वर्टिकल, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऐसे बीच में लाइन खींच के आपको आंसर लिख के आना है एग्जाम के अंदर। तो देखो अपन 2 पॉइंट तो यहीं से बनाएंगे, एक तो ये यहाँ से देखो कि लोकतंत्र में, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा दूंगा फिर आप समझ जाना, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक, भाषाई, आदिवासी और अल्पसंख्यक समूह विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी करते हैं, बिल्कुल सही है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कौन कौन से, कि पर्टिकुलरली इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक मतलब जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ट्राइबल एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स शेयर पावर एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी होता है। जैसे अल्पसंख्यक है उनको भी एक मंत्री उनका भी होगा, अगर 1-2 जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि ऐसा मान लो कि जो जिनकी भाषा सेम होती है, जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स, हर जगह से आप हमारी अपनी, अभी आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में रहते हो, अपने अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लेना, हर जाति, धर्म, भाषा, अगर वो आदिवासी सभी के लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है, ये ज़रूरी है, पावर शेयर की जाती है। ये तीसरा पॉइंट है। सत्ता की साझेदारी का यह रूप या तो प्रजातांत्रिक हो सकता है जैसा कि बेल्जियम के अंदर, या फिर संवैधानिक जैसे कि भारत के अंदर। ये जो है ना, ये या तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई किसी बंदे को चुन लिया, मतलब जिसका इलेक्शन नहीं करवा, ऐसे उसको कह दिया कि ये आदिवासी का बंदा है, आदिवासी इलाके से आता है, इसको सीधा ही मंत्री बना दिया जाए बिना इलेक्शन कराए, लाइक बेल्जियम। लेकिन इंडिया में संवैधानिक है, उसको पहले टिकट दिया जाएगा, वो जीत के ही आएगा, ऐसे, ठीक है। तो वो दोनों बातें मैंने लिख दी हैं कि दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कैन बी आइदर डेमोक्रेटिक लाइक बेल्जियम या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक इंडिया, ठीक है। इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पर, उसको पहले टिकट दिया जाता है, फिर जीत के आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फिर है चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, राजनीतिक दलों या फिर दबाव समूह या फिर आंदोलन के मध्य सत्ता की साझेदारी। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये अपन देखे भी होंगे कि खूब सारे लोग जैसे सड़कों पर आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनकी बातों को मनाने के लिए, गवर्नमेंट का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। ये करते कि नहीं करते, उनको भी अलग अलग, और इन सब के एक अलग अलग अध्यक्ष होते हैं कि जैसे ये बंदा है जो अगर किसी भी कोई भी जाति धर्म के अंदर, जैसे कह दिया कि अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक समुदाय का एक बंदा लीडर होगा। वो अगर उसके समुदाय में गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है, फिर कोई ऐसी पॉलिसी ला देती है जो उनके खिलाफ हो रहा हो, तो वो आंदोलन कर सकते हैं सड़कों पर, लेकिन वो अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो जो लीडर होगा उसकी निगरानी में काम होगा। ये सब उनको भी पावर शेयर की जाती है, उनके पास भी अधिकार ऐसे, राइट है, ठीक है। कैसे कि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह, आंदोलन के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र लोगों के समक्ष, अच्छा
यहाँ पे लिखा राजनीतिक दल, बिल्कुल जैसे कि कांग्रेस बीजेपी है, तो बीजेपी को भी जैसे विधानसभा के अंदर बात है तो विधानसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर बीजेपी का भी एक विपक्ष का नेता होता है। भाई एक तो पक्ष हो गया, पक्ष का मतलब जो गवर्नमेंट जीत के आई, सपोज कांग्रेस से जीती हुई है या फिर बीजेपी जीती हुई है। अगर बीजेपी जीती है तो बीजेपी तो सरकार है। ऑपोजिट पार्टी कौन सी जिसकी ज़्यादा 2 नंबर पे जो पार्टी है वो विपक्ष कहलाता है। तो सपोज वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस में भी क्या होता है, एक विपक्ष का नेता होगा, जो ऑपोजिट पार्टी का जो लीडर होगा, अपोजिशन लीडर होगा, वो अपनी पार्टी की बात रख सकता है। और उसको भी खूब सारे ऐसे राइट दिए हुए हैं कि अगर कोई जो अभी सत्ता में जो पार्टी हैं अगर वो सही काम नहीं करे तो वो उस पर रोक लगा सकता है, फिर अपनी बात रख सकता है, उसको भी ऐसा अधिकार है। ठीक है। दासों आंदोलन के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र लोगों के समक्ष सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प देती है। बिल्कुल सही है कि आपको पता है जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो चुनाव करवाती है। चुनाव करवाएगी तो हर बंदे को एक विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप में वाकई दम है तो आप जीत के आ जाओ और हमारी पावर शेयरिंग मतलब इस सत्ता की साझेदारी के भागीदार बन जाओ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो ऑप्शन दिया जाता है, ये जो विकल्प दिया जाता है, वो विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में उपलब्ध होता है। जो हाँ, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, सबको छूट है। आपस में ऑपोजिट पार्टियां तो बातें बनती है, जब जिसके ज़्यादा एमएलए आते हैं उसकी सत्ता बन जाती है, लेकिन एक बार इलेक्शन जब होते हैं सारी पार्टियां, कोई सी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। ठीक है, तो ये उपलब्ध होता है जो कि चुनाव लड़ती है। राजनीतिक दलों की ये प्रतिद्वंद्विता ही सुनिश्चित करती हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। मतलब विपक्ष का मतलब सामने ऑपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो सत्ता में होगी ना सरकार, वो कभी ढंग से काम नहीं करेगी। एक सामने उसकी कहते हैं ना कि अगर पार्टी के सामने जो होगा वो जो उस पर ध्यान रख सकती हो। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर सपोज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी सरकार है, वो फुल मेजोरिटी के अंदर है, 300+ उनके एमपीज है और अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन अगर सामने वाली विपक्ष की पार्टी उनका सामना ना करे तो फिर वो मनमर्जी करेंगे। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी होता है। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। डेमोक्रेसी गिव्स द ऑप्शन ऑफ चॉइस बिटवीन द claimants of power before the people. This option is available in the form of different political parties, सबके हक है, that contest elections, जो चुनाव में भागीदार होते हैं वो। और द रिवेलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता। ठीक है, यानी कि जो आपस में जो प्रतिद्वंदिता होती है कि मैं जीतूं वो जीतूं, जनता को भी अधिकार है जो काम नहीं करेगी उसको हटा दो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल ग्रुप्स। किसी एक बंदे के सरकार हाथ में नहीं रहेगी। 5 साल है, ढंग से काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम जीत जाएगा, वरना नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट अलग बन जाएगी, क्योंकि ये तो जनता के हाथ में ही चीज़ें। तो ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं ये लेने वाला हूँ कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ये खूब सारे आंसर इसी में से लिखेंगे और 1-2 पॉइंट और लिखा दूंगा ताकि अलग से अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये क्वेश्चन फिर आपके लिख ही दिया है, वहाँ से पीछे भी आपका हेल्प हो जाएगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कैसा मैंने बहुत मेहनत करी, देखो अलग से इनको अलग लिखा, इनको अलग लिखा, बहुत अच्छे से आपको ऐसा कैसे एग्जाम के अंदर बिल्कुल टेबल बना के लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो इसका 4th पॉइंट है इतना सा, ये सिर्फ इसी वाला, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन पूछेगा, बता दूंगा क्या क्वेश्चन आएगा। तो पहले चारों पॉइंट को अपन समझते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत हेल्प पिछले क्वेश्चन की हो जाएगी, उससे अपन को थोड़ी हेल्प मिलेगी। क्षैतिज वितरण की बात की जाती है, तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, ये लीग का पूरा यहाँ तक, ठीक है, एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सरकार की विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है, विभिन्न स्तरों पर होता है, जबकि इसमें तीनों के बीच में होता है। मैंने आपको बताया था विभिन्न स्तर का मतलब आप चाहो तो डायग्राम दोनों के बना सकते हो, इसका भी और इसका भी, जो मैंने डायग्राम बनवाए थे ना पिछले क्वेश्चन वो वाले, केंद्र सरकार राज्य सरकार वाला। ठीक है, फिर इसकी इंग्लिश, इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, वर्टिकल की बात की जाती है तो इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्षैतिज में, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।
ऊर्ध्वाधर में इसमें उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारें होती है, तो पिछले वाले क्वेश्चन से हेल्प हो रही है ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इन दिस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यूज देयर पावर बाय स्टेइंग एट द सेम लेवल, इसमें हो जाएगा इस कंसिस्ट ऑफ हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट तो अपने पीछे वाले क्वेश्चन के आंसर हैं। तीसरा, इसमें शासन का प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, जैसे कि ये तीनों जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताते पिछले के अंदर, ठीक है, सबके ऊपर न्यायपालिका होती है, वो वाली बात। इसमें निम्नतर स्तर के अंग उच्चतर स्तर के अंगों के अधीन काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ऐसा मान लो कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे जो मंत्री होते हैं वो उस कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करेंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। इन दिस ईच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ईच अदर, बिल्कुल सही है, जो अपन इसकी हिंदी लिखी तो इसकी इंग्लिश है। इन दिस द ऑर्गन्स ऑफ द लोअर लेवल वर्क्स अंडर द ऑर्गन ऑफ द हायर लेवल, ठीक है, ओके। और जो चौथा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट है, वैसे तो इसका फोर्थ पॉइंट है, लेकिन अलग से क्वेश्चन ये आएगा कि चेक एंड बैलेंस, ठीक है। चेक एंड बैलेंस क्या है? चेक्स एंड बैलेंस का मतलब है नियंत्रण और संतुलन क्या है डेमोक्रेसी के अंदर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, चेक एंड बैलेंस क्या है, अलग से ही आ सकता है और इसके अंदर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो कि भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर, आपको पता है, मैंने आपको कहा भी है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कार्यपालिका काम करती जरूर है, मतलब पूरे देश को वही संभालती है, लेकिन उसके ऊपर जुडिशरी यानी न्यायपालिका कंट्रोल करती, ठीक है। जो न्यायपालिका कहेगी वो काम होगा, ठीक है। यानी कि भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद यानी कि पार्लियामेंट के अधीन कार्य करती हैं, ठीक है। वैसे ही न्यायपालिका, अब जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि जुडिशरी को अपॉइंट करती है, जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका नियुक्ति करती है। तो फिर आप सोचोगे फिर जुडिशरी बड़ी कैसे होगी? बिल्कुल बड़ी होगी। जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या हमारे चीफ जस्टिस हो गए, CJI, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, मतलब संसद के अंदर कानून के जरिए वो जो सिस्टम है वो कभी पढ़ा दूंगा वो अपने अगर कोर्स में आएगा तो उनकी नियुक्ति करते हैं जरूर है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वो नियुक्ति कर दी तो वही मतलब कार्यपालिका मेन हो जाएगी, नहीं, नियुक्ति वो करते हैं लेकिन काम जुडिशरी उनके ऊपर कंट्रोल रखती है, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती जरूर है, पर न्यायपालिका है ना वो कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों पर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पर, दोनों द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। यानी कि इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज पावर, एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज मतलब पावर का इस्तेमाल करती है, बट इट वर्क्स अंडर द पार्लियामेंट, संसद के अधीन काम करती है, ठीक है। ऑल्दो जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव करती है, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव या फिर लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। ठीक, इसकी बात की जाए ऊर्ध्वाधर की, तो भारत में संपूर्ण देश की एक सरकार होती है, ठीक है, जिसको अपन संघ सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड यूनियन, बोल दो यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, बात एक ही है, ठीक है। और प्रांतीय स्तर की बात करें, अपने स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ होती है राज्य सरकार, और फिर नीचे स्थानीय स्तर की बात करें तो शहर में, सिटी में तो नगर पालिका और गाँव में पंचायत है, ठीक है। यानी कि इन इंडिया द गवर्नमेंट, वो तो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, द प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर आप प्रोविंशियल की जगह स्टेट लेवल भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटीज, जानते ही हो, या फिर पंचायत, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार सा चैप्टर था ये, बहुत कुछ सिखाएगा आपको अगर आपने ढंग से पढ़ा इसको। तो ये अपना आज कंप्लीट होता है, और कोई छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे वो तो मैं हर चैप्टर के कराऊंगा, उसको तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 लाइनर बनेंगे सारे कराने वाले हैं, ठीक है। इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाना, अगर आपने ढंग से नोट्स बनाए हैं और ढंग से लिखे हैं तो, और दोनों लैंग्वेज में इसका आपको फायदा उठाना है, लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी दोनों भाषाओं को एक साथ पढ़ना, ठीक है। ओके।